तो कल हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पढ़ लिया था, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके आई। उसका मोटा मोटा जो टारगेट है क्या, कि सबसे पहले एनएस से इंड्यूस ईएमएफ कैसे होगा, जब मोटर स्पीड पकड़ने लगेगी तो धीरे धीरे इंड्यूस ईएमएफ मोटर के अंदर कम होगा, फोर्स भी कम होगा। वो सारे फैक्टर जो टेक्निकल फैक्टर है अपने अंदर तुम्हें रखने, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट की हम लोग बात करते हैं, जो मैंने पहले टर्न पे ही बनाया था, उसको एक बार और बनाते हैं। ये स्टेटर, ये 3 फेज सप्लाई हो गई, इधर क्लियर। ये स्टेटर और ये रोटर। तो अगर मैं नो लोड की बात करूं, कौन सी बात करूं, नो लोड की, या एट स्टैंड, जब ये मोटर शुरुआत हो रही है, जब स्टैंड स्टिल कंडीशन होती है, एट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका मतलब क्या है, n = 0। अच्छे समझते हैं, न्यूमेरिकल में भी यही सब काम आने वाला है। इक्विवेलेंट सर्किट पे कभी कभार न्यूमेरिकल आता है, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल। अब इसमें क्या क्या चीजें जो होती हैं वो तुमने ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पढ़ लिया। उसमें कैलकुलेटिव पार्ट कौन कौन सा है, टेक्निकल पार्ट कौन कौन सा है, ये थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से, और से देखा जाए। इस समय भूल जाओगे 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये एक 3 फेज सर्किट है तुम्हारे लिए, गौर से समझना। एट स्टैंड स्टिल दिस मोटर बिहेव एज 3 फेज ट्रांसफार्मर, गौर से समझना। यानी कि तुमने जो मोटर को सप्लाई दी, सप्लाई देने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अभी रोटर घूम नहीं रहा, जब तक रोटर घूमना स्टार्ट नहीं करता, जैसे तुम सप्लाई दोगे तुरंत घूमना स्टार्ट कर देगा। तो जस्ट सप्लाई दी गई है तो इस समय स्पीड 0 है। अगर इस समय स्पीड 0 है तो ये मोटर बिल्कुल 3 फेज ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा, जिसमें स्टेटर क्या होगा, प्राइमरी, और रोटर क्या होगा, सेकेंडरी। कैलकुलेशन पार्ट, समझने वाला पार्ट, और फिर दोनों पार्ट हम लोग मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। यानी कि जब मोटर नहीं चल रही उस समय ये 3 फेज जो इंडक्शन मोटर है कैलकुलेशन के लिहाज से बिल्कुल 3 फेज ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करेगी। इसमें स्टेटर में हम लोगों ने क्या दे दिया, सप्लाई। मान लो यहां पर कुछ सप्लाई दिया है तो सप्लाई के कारण यहां पर क्या आ जाएगा, V1 और V1 फेज में वोल्टेज। अब ये 3 फेज सर्किट सबको आता है, नहीं आता तो वो देखना पड़ेगा। ये 3 फेज सर्किट है, बैलेंस 3 फेज सर्किट है, तो यहाँ पे सप्लाई V1 और V1। अच्छा देखो, अगर ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी में अगर वोल्टेज फेज V1 है तो सेकेंडरी में कितना पहुंचेगा, V2। ये वही है जिसको हम लोगों ने इंड्यूस ईएमएफ बोला। क्या बोला, इंड्यूस ईएमएफ। तो मैं यहाँ पर E1 E2 लिखता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। E1 E2 जिससे डाउट ना हो, कायदे समझना, सारी चीज से रिलेट करूंगा। देखो E1 E2 की बात करते हैं, क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर। समझना क्या होगा, ये तो कैलकुलेशन वाली पार्ट हो रही है कि कैसे निकालें। वहां क्या था देखना, मोटर को मैं यहां पर एक साथ नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हें ध्यान करना उस चीज को। क्या चाहूंगा तो थोड़ा सा यहां पर चलिए पुरानी अगर मोटर पे देखो, जैसे ही मैंने मोटर में जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल तुम्हें पढ़ाया था, 3 फेज सप्लाई दी, 3 फेज सप्लाई का क्या जनरेट हो गई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर शॉर्ट में बना ही लेते हैं, छोटा सा डायग्राम देखो जरा, रोटर फाई NS, देखो जरा गौर से, ये रोटर है हमारा। इस रोटर में जैसे हम लोगों ने 3 फेज सप्लाई दी, 3 फेज सप्लाई दे दी मैंने, तो ये कैलकुलेशन पार्ट है। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब बिल्कुल एक्चुअल कहां कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो निकालना। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में ये सब कैलकुलेशन नहीं होती, वो थ्योरी होती है। तो हमने 3 फेज सप्लाई दी, जैसे ही मैंने 3 फेज सप्लाई दी, यहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां क्या इंड्यूस हो गया, ईएमएफ। और ये क्या है, ये E2, यानी कि ये जो E है यही क्या है, E2। देखो गौर से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस इंड्यूस ईएमएफ के कारण क्या है, गौर से देखना,
इस इंड्यूस ईएमएफ के कारण, क्यों? क्योंकि ये रोटर आपस में क्या है, शॉर्ट, तो इस इंड्यूस ईएमएफ के कारण रोटर में क्या आ गया, आई। इसको मैं I2 लिख देता हूं, ये I2 समझ। जो मैंने वहां पर चीजें बोली थी वो सब कैसे आ रही है वो यहां दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, गौर से देखो। इस I2 के कारण क्या आया इसमें, F, और इस F के कारण मोटर घूमने लगी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैंने यहां फिर से बना दिया। तो देखो कैसे, चलो पहला इसमें यहां पर शुरू करते हैं। तो अब देखो E2 I2 और, तो E2 क्या हो गया, इंड्यूस ईएमएफ इन रोटर। तो जब मोटर नहीं चल रही तो हम लोग क्या फार्मूला लिखते हैं, E2 अपॉन E1। अगर यहां पर सप्लाई है V, मान लो कितना है, 3 फेज सप्लाई कितनी है V, तो कैसे शक्ति निकालेंगे, हमें इंड्यूस ईएमएफ शुरुआत में निकालना है, ये E2 समझ में आ रहा। इस E2 कारण I2 कारण क्या आएगा F, और F के कारण ही मोटर घूमेगी, तो हम लोगों ने ये निकाल लिया। यहां पर E1 क्या होगा, V/√3 स्टार कनेक्टेड डेल्टा कनेक्टेड। ध्यान रखना ये सब चीजें, सारी चीजें मैं बताते हुए चलना। देखो और से इतनी चीज स्टेट में तुम्हें इतनी चीज कैलकुलेट करनी और कुछ कैलकुलेट नहीं करना, ये थ्योरी हो गई, ये कैलकुलेशन हो गई, दैट्स इट। अगर सप्लाई वोल्टेज यानी ये मैं कहता 400 वोल्ट की सप्लाई, कितने वोल्ट की, तो ये कौन सा वोल्टेज दिया है, लाइन वोल्टेज, तुम्हें चाहिए कौन सा, फेज। तो देखो फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन अपॉन √3। अगर ये सिस्टम स्टार की जगह डेल्टा कनेक्टेड में बनाता तो क्या हो जाता, सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। ध्यान रखना E1 आ गया, E1 आ गया तो क्या आ जाएगा, E2 खत्म, पहला पार्ट समझ में आया। यानी कि जैसे मैंने सप्लाई दी, जस्ट सप्लाई के बाद मोटर अभी स्टार्ट चलना शुरू नहीं हुई है, उसी इंस्टेंट पे अगर देखें तो ये मोटर 3 फेज ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करेगी। उसके बाद क्या होगा हम देखते हैं, सेकंड यहां पर लिख लेते हैं, एट स्पीड एंड। अब मोटर ने स्पीड पकड़ ली, गौर से फिर एक बार मैं वर्किंग करूंगा, अच्छे समझ धीरे धीरे। जो चीज हम लोगों ने यहां बताई थी, जैसे तुमने 3 फेज सप्लाई थी, 3 फेज सप्लाई से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, वो क्या कहलाएगा, E2 इंड्यूस ईएमएफ इन रोटर। और इस इंड्यूस ईएमएफ कारण क्या फ्लो करने लगा, करंट, और करंट के कारण जब हमने ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, तो बिना करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे क्या लगने लगता है, फोर्स, और मोटर फोर्स की डायरेक्शन में घूमने लगती है, जो मैं पहले बता चुका हूं। अब जरा देखो, जब इस पे फोर्स लगेगा तो मोटर घूमेगी, क्लियर है, कल मैंने बताया। और जब जैसी मोटर चलना स्टार्ट करेगी, यानी कि मोटर ने स्पीड पकड़ना स्टार्ट किया है, स्पीड है, मोटर घूमने लगी, जैसी मोटर घूमेगी तो क्या होगा, मैंने कल क्या बताया था लास्ट टाइम पे, जब मोटर घूमेगी तो NS और इसके बीच में स्पीड, जो पहले इसके रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी थी, NS, अब जब ये घूमेगी तो इसकी स्पीड कितनी रह जाएगी, NS माइनस N। स्पीड कम होगी तो इंड्यूस ईएमएफ भी कम होगा, और इंड्यूस ईएमएफ कम होगा तो करंट भी कम होगा, और करंट कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। यानी कि अगर मोटर ने स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया तो जो n = 0 पे वैल्यू थी, अब इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू है E2 वो उससे घटने लगेगी। देखो यहां से E1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो E2 क्या आया यहां से, ये निकाल लेंगे हम लोग पहले, सबसे पहले E2 निकालना। अब जैसे n = 0 पे E2 निकालना आ गया, अब एट स्पीड n पे E2 प्राइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमें देखना है, देखिए ये देखते हैं, ठीक है। शुरुआत में सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, F, तो रोटर की भी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, F। सप्लाई फ्रीक्वेंसी F तो रोटर की फ्रीक्वेंसी भी F। तो शुरुआत में हम लोगों ने E2 निकालना सीख लिया, F जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होगी वही रोटर करंट की होगी। इधर फिर अब आपको बस एक चीज ध्यान यहां पर जो रखनी है कि E2 प्राइम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जो पहले इंड्यूस ईएमएफ था, तो हम लोग सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये फार्मूला देखो NS = क्या होगा, और से
एनएस क्या होता है, रोटर फ्रिक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां से फ्रिक्वेंसी निकालने की कोशिश करूं तो एनएस पी अपॉन 120, देखो कि मैं समझने के लिए सप्लाई फ्रिक्वेंसी आ रही है, उसमें रिलेशन ये आ गई फ्रिक्वेंसी और एनएस स्पीड में, ठीक है। तो सप्लाई में तो जो स्टेटर उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहां पर गौर से देखो, अगर मैं कहूं यहां इसके रिस्पेक्ट में, तो शुरुआत में क्या स्थिति है कि रोटर कितनी स्पीड से घूम रहा है देखा जाए तो रोटर के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड एनएस है और मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में रोटर की स्पीड भी क्या है, एनएस। जैसे मैं खड़ा हूं और कोई 100 की स्पीड से जा रहा है तो मैं कह सकता हूं वो 100 की स्पीड से जा रहा है, या उस पर बैठा हुआ आदमी क्या बोलेगा, मैं इधर 100 की स्पीड में जा रहा हूं। तो शुरुआत में जब रोटर नहीं चल रहा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड एनएस है रोटर के रिस्पेक्ट में, और रोटर की स्पीड भी एनएस है मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी देखा जाए तो दोनों की स्पीड क्या हुई, सेम। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या हुई, एफ। रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ, इसकी भी फ्रीक्वेंसी एफ। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में एनएस है और इसकी रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड भी एनएस है, यानी कि दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, स्पीड एनएस। और अगर दोनों की स्पीड एनएस है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी। अब एट स्पीड एन देखते हैं, अगर ये स्पीड एन से चलने लगा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्पीड से चल रही है, एनएस से। चलो तो इसकी तो एनएस ही रही, लेकिन रोटर की स्पीड कितनी होगी जरा गौर से देखो, एन माइनस एनएस। तो अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं एफ प्राइम रोटर की, पहले रोटर के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी थी, समझो सी, रोटर के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी थी, एनएस। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, एनएस पी अपॉन 120। अब अगर रोटर चलने लगा एन स्पीड से तो रोटर के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी हो गई, अब एनएस की जगह एनएस माइनस है। हो गई कि नहीं हो गई एनएस माइनस में, कितनी हो गई, एनएस माइनस एन। अब मैं क्या लिख दूंगा, पी अपॉन 120। दैट क्लियर। अब इसको एक नए टर्म में डिफाइन कर देंगे, एफ प्राइम इज इक्वल टू एनएस माइनस एन अपॉन एनएस कर दो इंटू एनएस पी, ऐसे लिख सकते हैं। देखो नीचे एनएस का मल्टीप्लाई किया, ऊपर करना, और ये देखो एनएसपी क्या था, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहां से एफ प्राइम क्या आ गया, एस इंटू एफ, वेयर एस इज एनएस माइनस एन अपॉन एनएस। दिस इज नोन एज स्लिप। इसका बहुत ज्यादा रोल है, इसको मैंने बताया नहीं तुम्हें पहले। इसका मतलब क्या है, एनएस माइनस एन अपॉन एस, यानी कि रोटर की स्पीड का मतलब मोटर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एनएस। एन किसकी स्पीड है, रोटर की स्पीड। एनएस क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। तो रोटर के रिस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है उसी को स्लिप बोलते हैं, ठीक है। कि इन दोनों में क्या अंतर है, ये तुम्हारी रोटर की स्पीड हो गई और एनएस क्या हो गई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। तो एक नया टर्म बना दिया, एनएस माइनस एन अपॉन एनएस, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि रोटर की रिलेटिव स्पीड इन कंपैरिजन टू सिंक्रोनस स्पीड कितनी है, वही क्या कहलाती है, स्लिप। कभी कभी स्लिप को परसेंटेज स्लिप के रूप में भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो परसेंटेज स्लिप में एनएस माइनस एन अपॉन एनएस इंटू 100, फार्मूला याद कर लो। एनएस कैसे निकलता है, एनएस का फार्मूला सबको क्लियर है, 120 एफ अपॉन पी, सिंक्रोनस स्पीड इसको बोल देते हैं। एन क्या है, स्पीड ऑफ रोटर। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एनएस स्पीड से दौड़ेगी तो धीरे धीरे रोटर दौड़ना स्टार्ट करेगा, और रोटर की स्पीड कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम एनएस। लोड लगाओगे एनएस से रोटर की स्पीड क्या होती चली, कम होती जाएगी। तो रोटर किसी भी स्पीड पे दौड़ सकता है, और वो जो रोटर की स्पीड है वो एन होगी। तो लोड को अगर मैं कम ज्यादा करूंगा तो मोटर की जो रोटर की स्पीड है वो भी कम ज्यादा होगी। तो एन वेरिएबल है, ये किस पे डिपेंड करेगा, लोड पे। तो अगर लोड कम ज्यादा करूंगा तो एन भी कम ज्यादा होगा, तो स्लिप की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। तो किसी भी मोटर के लिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्लिप क्या है, वेरिएबल है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लिप। तो क्या एफ प्राइम आ गया। तो यहां से अगर मैं देखूं तो अब तुम्हें डायरेक्ट लिखना है, तो इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो कितना हो जाएगा, SE2, और एफ प्राइम की बात करें तो SF प्राइम। समझना मैंने क्या किया, जब मोटर नहीं चल रही E2 कैसे निकालोगे, ऐसे E2
ये इंड्यूस ईएमएफ होगा। जैसे मोटर स्पीड पकड़ेगी ये E2 कम होने लगेगा। कैसे कम होगा? E2 प्राइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जो नो लोड पे था E2 मल्टीप्लाई बाई एस। एस कैसे निकालोगे? NS माइनस एन अपॉन NS। तो जो भी चीजें रोटर के अंदर हैं वो फुल स्पीड पे, जब कोई स्पीड रोटर में कब n 0 है, रोटर स्टैंड स्टिल है, रोटर चल नहीं रहा है, तो सारी चीजें मैक्सिमम होंगी। E2 मैक्सिमम, I2 मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम। जैसे ही रोटर स्पीड पकड़ेगा ये सारी चीजें कम होने लगेंगी बाई फैक्टर ऑफ s। देखो सिंपल, यानी कि नो लोड पे निकाल लो, किसी और लोड पे पूछा जाए तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? s से। तीन चीजों के बारे में, इंड्यूस ईएमएफ, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, उसको बड़े गौर से तुम्हें देखना है। और ये एक डेरिवेशन भी आता है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी अगर मोटर नहीं चल रही, तो जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी वही रोटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। मोटर ने स्पीड पकड़ ली, कितनी स्पीड पकड़ ली? n। तो उस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी पहले थी f कितनी हो जाएगी? f प्राइम s इंटू एफ। s निकालना तुम्हें आता है हर स्पीड के लिए। तो अब मोटर 100 पे चल रही है तो कुछ और होगा, 200 पे चल रही है तो कुछ और होगा। तो इसको टेक्निकली जैसे जैसे शुरुआत में E2 निकालना आ गया, F निकालना आ गया, E2 और F आ गया, जैसे ही ये रोटर स्पीड पकड़ेगा ये सारे वेरिएबल कम होंगे। कितने फैक्टर से कम होंगे वो भी निकालना हमने सीख लिया। इस पे बेस्ड कभी कभार न्यूमेरिकल आता है, हर बार आता है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इतनी चीजें हम लोगों ने इसमें देख ली। इज दैट क्लियर और नॉट? इसमें एक चीज और बची हुई है वो देखते हैं। I2 की बात और कर लेते हैं। बात करते हैं पावर फैक्टर और करंट की। रोटर पावर फैक्टर एंड करंट, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो जब मोटर नहीं चली तो E2 निकालना आ गया, तो करंट क्या होना चाहिए? E2 अपॉन Z, और Z इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस रोटर रेजिस्टेंस X2 इज इक्वल टू टू पाई FL रिएक्टेंस एट, फिर बात करते हैं n इक्वल टू 0। देखो जरा, अगर स्पीड 0 है तो I2 क्या होगा? E2 बाई Z। Z क्या होगा? अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होगा। चलो अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं, एट स्पीड n। चलो लिखते हैं। अब देखो बताना है I2 क्या हो जाएगा? I2 प्राइम। ये कब था? जब स्पीड नहीं थी तो I2 E2 बाई Z। I2 प्राइम कितना आएगा? E2 था पहले, तो अब E2 क्या हो जाएगा? SE2 अपॉन, अब देखो Z निकालते हैं, Z यहां निकालते हैं। Z क्या होता है? R2 पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन X2 किस पर डिपेंड कर रहा है? F प्राइम। देखो जरा, जब स्पीड नहीं चल रही तो F है, और जब n स्पीड से घूमेगा तो F कितनी हो जाएगी? E2 प्राइम इज इक्वल टू SE2 और F प्राइम इज इक्वल टू SF। ये ध्यान है कि नहीं? अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो करंट क्या हो गया? E2 प्राइम अपॉन Z प्राइम, F प्राइम SF, F की जगह क्या लिख दो? SF, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना। समझो बात को, यानी कि ये फार्मूले कब है? जब n 0 है। जब स्पीड आ जाएगी तो F ना रहेगी, कितना हो जाएगा? F प्राइम। तो फार्मूला हो जाएगा X2 2 पाई F प्राइम L, और ये फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो पहले ऐसे लिखते हैं, ये हो गया। तो Z क्या हो गया? अंडर रूट R2 स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे? S स्क्वायर X2 स्क्वायर। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? X2 प्राइम 2 पाई FL इंटू S। देखो F प्राइम में क्या लिख देंगे? SF। तो ये आ गया, इसको उठा के यहां पर रख दो। देखो पूरे ही सॉल्व करके बता दूं, कंफ्यूजन हो जाता है।
r2 स्क्वायर प्लस x2 प्राइम का स्क्वायर एट स्पीड n पे। r2 तो चेंज नहीं हुआ, x2 चेंज हो गया। x2 की वैल्यू रखोगे तो z क्या आ जाएगा, r2 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर x2 स्क्वायर, z हो गया। चलो अब मैं i2 की बात करता हूं। तो i2 होता क्या है, E2 प्राइम अपॉन Z प्राइम, क्या आ जाएगा SE2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, ये तुम्हारा I2 प्राइम आ गया। सारी चीजें निकालना, देखो कुछ नहीं किया, जो जो चीजें चेंज हो रही है उसको चेंज कर दिया बस स्पीड एन पे, सब चुप यहाँ थी यहाँ पे आ गई। एक चीज और बचती है, पावर फैक्टर cos फाइव। पहले cos फाइव कितना था, R बाई Z, अब कितना हो जाएगा, R तो R रहा, Z कितना हो गया, अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर x2। R2 लिख लो जहां पर भी लिखा है। तो क्योंकि Z प्राइम R2 स्क्वायर प्लस, तो ये तीन चीजें और यार देखो। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्लियर है, गौर से इसको देखना है, थोड़े टेक्निकल पॉइंट भी है इसमें, थोड़ा तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन मैंने कोशिश की है तो मैं बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आए कि शुरुआत में E2 निकालना आ गया, कैसे हुआ। एक बार ये E2 तुम्हें शुरुआत में पता लग गया तो किसी और जगह निकालना, तो E2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, S को, और S की वैल्यू हर स्पीड के लिए अलग अलग होगी। तो अगर तुम्हें स्पीड पता है तो S पता होगा, तो किसी भी पर्टिकुलर स्पीड पर तुम E2 I2 फ्रीक्वेंसी सब कुछ बता सकते हो जब मोटर चल रही है, बशर्ते तुम्हें मोटर की स्पीड पता होनी चाहिए। अगर मोटर नहीं चल रही है तो कब फिक्स है, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी वही रोटर की फ्रीक्वेंसी, और E1 और E2 में रिलेशन भी तुम्हें पता है। तो सारी चीजें पहले जब मोटर नहीं चल रही निकाल के बैठ जाओ। जैसे मैं तुमसे पूछूं, सिंपल सा फंडा, ये तो सब टेक्निकल बात होगी, सारी चीजें आप पूछो जब मोटर नहीं चल रही तो सप्लाई देखो यहाँ पे लिखते हैं एक बार रिवीजन के तौर पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तुम्हें समझ में आना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि टॉर्क इक्वेशन डायरेक्ट लिखेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो मैं यहां पर बात करता हूं, स्टेटर रोटर n इक्वल टू 0। स्टेटर की फ्रीक्वेंसी f, रोटर की भी फ्रीक्वेंसी f, इसका वोल्टेज E1 और इसका E2। और देखिए अब जरा देखो, ये दोनों चीजें आ गई। इसके बाद n इज इक्वल टू n पे, तो ये तो यही रहेगा। रोटर क्या हो गया, f प्राइम E2 प्राइम, और f प्राइम E2 प्राइम, बस यही दो निकालने हैं, बाकी सब इसी से आ जाएंगे। देखो जरा, ये तुम्हें याद रखनी, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी वही रोटर की फ्रीक्वेंसी। ये E1 है सप्लाई वोल्टेज, तो इसका वोल्टेज E2, और E2 E1 रिलेशन क्या है, E1 इंटू N2 अपॉन N1, हम पहले सीख चुके, ये तुरंत निकाल लोगे, इसको निकालने में किसी को दिक्कत नहीं। एक बार F और E2 पता है तो F प्राइम और E2 प्राइम निकालना बिल्कुल आसान है, SE2 SF खत्म। ये तुम्हें हमेशा पता होंगे, ये निकालना है। और ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, S, और S होता क्या है, NS माइनस N अपॉन NS, यानी कि रोटर और इसी को बोलते हैं मोटर स्पीड। ध्यान रखना, अगर मोटर की स्पीड 0 है तो सब कुछ पता है, कैसे सिखा दिया मैंने। मोटर ने स्पीड पकड़ ली तो n पता है, और n पता है तो s पता है। तो जब मोटर नहीं चल रही थी, जो जो चीजें पता थी उनको किसी भी स्पीड पे अगर निकालना है तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, f प्राइम E2 प्राइम कितने हो जाएंगे, s से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। s क्या है, उस पर्टिकुलर स्पीड पे s की वैल्यू निकालना है। स्पीड कम ज्यादा करोगे तो फ्रीक्वेंसी और E2 भी कम ज्यादा होंगे। एक बार f प्राइम और E2 आ गए तो I2 इक्वल टू E2 बाई Z, Z निकालना अभी मैंने सिखाया है, एग्जाम में नहीं आएगी वो सब चीजें, एक नॉलेज के लिए मैंने तुम्हें बता दी, अच्छे से याद रखना इसको। चलो, तो ये तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके। अब हम लोग सीधा इसके बाद टॉर्क इक्वेशन अगले टर्म पे पढ़ेंगे, और फिर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, तो ऑपरेंट प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ लिए थे, और स्लिप के न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। अब अगला टॉपिक है जो थ्योरेटिकल टॉपिक है। सबसे पहले टॉर्क की बात करते हैं।
तो डायरेक्ट हम टॉपिक पे आएंगे। द टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो टॉर्क होगा T इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट फ्लक्स पर पोल, सेकेंड रोटर करंट, I2, phi is proportional to, and third रोटर पावर फैक्टर। ये आपको याद कर, डेरिवेशन हमारा नहीं है टॉर्क इक्वेशन का, सीधा आएंगे कि रोटर का जो टॉर्क है वो किस किस चीज पर डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल। तो अगर मैं यहां पर लिखने जाऊं तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इज प्रोपोर्शनल टू I2 इज प्रोपोर्शनल टू रोटर पावर फैक्टर phi2। क्या इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं? अच्छा, अगर मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करूं तो ये जो फाई है ये किससे आएगा? करंट से, स्टेटर वाले करंट से। और स्टेटर वाला करंट किस चीज पर डिपेंड करेगा? E1 पे। और जब मोटर नहीं चल रही है तो ये E1 किसके बराबर, किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये ध्यान रखना, इसकी बात हो गई। यानी कि फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? E2। मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, फाई इज प्रोपोर्शनल टू I1, I1 इज प्रोपोर्शनल टू E1 और E1 इज प्रोपोर्शनल टू E2। ये वो वाला E2 है जो कभी चेंज नहीं होगा, स्टेटर वाला, ठीक है। अच्छा, I2 की बात करें, इसकी I2 इक्वल टू क्या होता है? E2 प्राइम। जब 2 प्राइम सॉल्व करते हैं तो E2 प्राइम क्या आता है? SE2 अपॉन, करवा चुका हूं मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूं, ठीक है। cos phi2 भी हम लोग निकाल चुके हैं, R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर x2। गौर से इन 3 चीजों के बारे में तुम्हें देखिए, ये मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाए। इससे अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू E1 इज प्रोपोर्शनल टू E2। ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। ये मतलब क्या है? यानी कि मैं अगर यहां पर E2, जबकि यहां E2 प्राइम लिख रहा हूं क्योंकि मैंने सारी चीज किसके टर्म में लानी है? रोटर के टर्म में लानी है। लेकिन ये फ्लक्स कहां से आता है? स्टेटर से। और स्टेटर वाला जो वोल्टेज है E1 के, वो E2 प्राइम के प्रोपोर्शनल नहीं है, वो E2 के, जब मोटर नहीं चल रही। तो मैं E1 और E2 में कोई भी वैल्यू ले सकता हूं फ्लक्स निकालने के लिए। E2 लिखूंगा तो कौन सा वाला E2? n इक्वल टू 0 वाला। यहां पर जो I2 है वो क्या है? नॉर्मल वाला I2। कब? जब मोटर चल रही है। तो ये ध्यान देना, यहां पर मैंने लिखा हुआ है। अब इन तीनों की वैल्यू मैं यहां पर लिख दूंगा। तो अगर मैं वैल्यू लिख दूं तो T क्या आ जाएगा? इज प्रोपोर्शनल टू, देखो जरा, SE2, फाई की जगह भी E2 लिख दूं और उसकी जगह SE2 अपॉन अंडर रूट S स्क्वायर x2 स्क्वायर, यहां पर R2 अपॉन अंडर रूट इसको सॉल्व कर लें। T इज प्रोपोर्शनल टू SE2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर x2 स्क्वायर। दिस इज, और इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दें, K E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर x2। दिस इज द टॉर्क इक्वेशन। ध्यान रखना है, इसको आगे समझना है या लिखना है या याद करना आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी भी टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो टॉर्क इक्वेशन आ गई। अब मोटर की अगर मैं बात करूं तो डायग्राम हम लोगों को पता ही है। रोटर, ये स्टेटर और ये रोटर, सारी चीज आपके सामने क्लियर है, ठीक है। क्या क्या होता है रोटर में? E2, I2 सारी चीज मैंने लिख ली। यहां पर क्या होता है? E1, ये सारी चीज E2 I2 जो मैं यहाँ पर निकाली। cos phi2 क्या होता है? वो सब रोटर की साइड में होता है। इससे इसका अंदाजा लगा लेंगे। दिस इज योर जनरल टॉर्क इक्वेशन।
इधर क्लियर गौर से देखो, यहाँ एस एक्स टू क्या है, ये रोटर का जेड होगा, जेड, और जेड टू इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर होता था। लेकिन मैंने एस क्यों लिखा है, क्योंकि जब पता नहीं मोटर चलेगी कब या कब चल रही कि नहीं चल रही, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या हो गया जो हम लोगों ने निकाला था। अब जरा गौर से देखिए, अब इसकी सारी कंडीशन निकालनी है और टॉर्क कैसे चेंज होगा ये निकालना है, और टॉर्क और स्लिप के बीच में कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, ये याद रखना है सबको। मैं किनारे लिख देता हूँ इस फार्मूले में। चलो, जनरली टॉर्क एस की एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर जनरल टॉर्क है। ये किसी भी सिचुएशन में इस टॉर्क से आ जाएगा। कैसे, जरा देखते गौर से। और सारी वैल्यू यहीं पर लिखते जाएंगे और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बनती चली जाएगी। देखते हैं, इधर पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जनरल टॉर्क, टॉर्क की जनरल इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के बारे में देखूं, ठीक है, तो अब मोटर में कौन कौन सी चीज होती है। सबसे पहली चीज बात करें, एन मोटर स्पीड, एन एस सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, और स्लिप एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। जनरल फार्मूला हम लोग ने निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं गौर से देखूं क्या क्या टॉर्क कैसे वेरी करेगा, तो सबसे पहले जब मोटर जस्ट स्टार्ट हो रही तो पहला क्या है, एट एन इज इक्वल टू 0, एट जस्ट स्टार्टिंग, जब मोटर को सप्लाई दी, मोटर स्टार्ट हो रही, अगर एन 0 है, देखो अगर एन 0 है देन स्लिप इज इक्वल टू, इस फार्मूला रखें 1, एन एस तो फिक्स है। अगर स्लिप को 1 रखते हैं तो टॉर्क क्या आएगा, के एस को एक लिख देते हैं, ई टू स्क्वायर अपॉन आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। देखो ये आ जाएगा, ठीक कर देंगे, एस की वैल्यू 1 रख दें, तो ये S1 यहाँ भी रख दें, तो ये तुम्हारा आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। एंड दिस टॉर्क, ये टॉर्क की वैल्यू कब है, जब स्टार्ट, यानी कि जब मोटर स्टार्ट हो रही है इस समय टॉर्क कितना है, इतना। ये क्या, कौन सा टॉर्क की इक्वेशन है, जनरल टॉर्क, किसी भी स्पीड के लिए रख सकते हो। और जस्ट मोटर स्टार्ट हो रही है तो स्लिप की वैल्यू 1, क्योंकि एन क्या होता है 0 स्टार्टिंग में, एट स्टार्टिंग। चलो, और इस टॉर्क को क्या बोल देंगे, स्टार्टिंग टॉर्क। यानी कि जब मोटर में कितना टॉर्क लगेगा, जब आप मोटर को सप्लाई दोगे स्टार्टिंग में, तो हम टीएस लिख देंगे। चलो सेकंड निकालते हैं। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी तो स्लिप डिक्रीज होगी, स्लिप क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब मैंने यहां पर एक चीज और लिख दी, स्टार्टिंग टॉर्क कितना आया, कि ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, स्टार्टिंग टॉर्क। n इज इक्वल टू 0, ये कब है, n इज इक्वल टू n। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क निकालना है कि वो स्टार्टिंग में मिलेगा या कहीं और मिलेगा। तो कोई भी चीज मैक्सिमम निकालने के लिए क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर दें, डी टी अपॉन किसको हम लोग यहां पर चेंज कर रहे हैं, देखो एस को, फॉर मैक्सिमम
डिफरेंशिएट कर सकते हो टी को, इस वाले एक्सप्रेशन में टी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एस, dt अपॉन डी, उसको किसका बराबर कर दो 0, तो क्या कंडीशन निकालेगी मैक्सिमम टॉर्क की, और उसको जब 0 करेंगे तो हमारा एस आ जाएगा R2 अपॉन x2 फॉर मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि ये स्लिप की वैल्यू क्या आ गई R2 अपॉन x2। तो अब जरा देखो s की कौन सी वैल्यू के लिए, R2 अपॉन x2 के लिए ये टॉर्क कौन सा हो जाएगा मैक्सिमम, s की वैल्यू 1 के लिए क्या बन जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क, अगर s की वैल्यू ये है तो ये इस कंडीशन पे तो मैक्सिमम टॉर्क किस स्लिप पे मिलेगा R2 अपॉन x2, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं, s की वैल्यू R2 अपॉन x2 रखते हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, कि R2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर, ऐसे R2 अपॉन x2 होगा, और नीचे इंटू x2 स्क्वायर। देखो जरा सॉल्व करें यहाँ पर, तो x2 और x2 कैंसिल हो गया, 2R2 स्क्वायर चला गया, और यहाँ पर क्या रह गया E2 स्क्वायर और था ऊपर, तो s की वैल्यू R2 अपॉन x2 रख दी, E2 स्क्वायर R2 ये रहा कि ठीक है, नीचे R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा जाके बचेगा कि E2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस x2, सीधी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। देखो ऊपर R2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2R2 स्क्वायर R2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज योर टी मैक्स। हमारा टी मैक्स क्या आ जाएगा कि E2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस x2, दिस इज योर टी मैक्स। कहां पर मिलेगा टी मैक्स, एट s इज इक्वल टू R2 अपॉन x2। और समझना इसी को, ये कैरेक्टरिस्टिक ही बन रही है, यानी कि जैसे जैसे ये मैक्सिमम टॉर्क मिल गया हमारा किस कंडीशन, जब s इक्वल टू R2 अपॉन x2 होगा। अच्छा s की वैल्यू के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मोटर जब स्टार्ट हो रही है तो n0, तो s, ये n और s की बात करते हैं, जब मोटर स्टार्ट हो रही है 0 तो s1 मोटर स्पीड पकड़ रही, मैक्सिमम स्पीड मोटर कितनी होगी ns रख दें तो स्लिप कितना हो जाएगा 0। देखो जरा, यानी कि किसी भी स्पीड पर स्लिप निकाली जा सकती है, किसी भी स्लिप पर स्पीड निकाली जा सकती है। कैसे रिलेटेड है दोनों आपस में, गौर से देखना, एक 0 तो दूसरा 1, दूसरा 0 तो मैक्सिमम, तो स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, मिनिमम वैल्यू 0, इसकी स्पीड की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू ns, इन दोनों में रिलेशन याद रखनी है। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो मोटर में अगर R2 x2 से ज्यादा है, गौर से देखिए, अगर मोटर में R2 x2 से ज्यादा है तो किस स्लिप पे, देखो स्लिप को कम ज्यादा करूंगा तो टॉर्क भी कम ज्यादा हो रहा है। देखो चाहे n कम ज्यादा करूं चाहे स्लिप कम ज्यादा करूं, मतलब एक ही है, निकालना काम आपका है मैथमेटिकली। यहां पर अगर मैं गौर से देखूं तो स्पीड को कम ज्यादा करने पर स्लिप भी कम ज्यादा हो रही, तो टॉर्क भी कम ज्यादा हो रहा है। एक ऐसी स्लिप निकाली R2 अपॉन x2 जिस वैल्यू पे, स्लिप की किसी वैल्यू पे स्पीड भी निकाल सकते हो, तो उस स्लिप पे या उस स्पीड पे टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम। वो स्पीड मैक्सिमम किस वैल्यू पे होगी R2 अपॉन x2, अगर R2 इज ग्रेटर देन x2। देखो जरा, तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल ही नहीं सकता। मतलब क्या होगा कि ये तो वैल्यू ठीक है, लेकिन कब, जब R2 इज लेस देन x2। ध्यान रखना, यही कंडीशन होगी तभी मैक्सिमम टॉर्क के बारे में डिस्कशन होगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा ही नहीं इस मोटर में कभी। इज दैट क्लियर ऑन नॉट? तो ये हम लोगों ने मैक्सिमम टॉर्क के लिए लिख दिया, स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये 3 पॉइंट आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में याद रखने हैं। गौर से देखें जरा, अब मैं कैरेक्टरिस्टिक बनाने जाऊंगा।
निकालना आ गया सबको मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा इसमें थोड़ा और डिस्कस करते हैं गौर से। तीनों टॉर्क में जनरल किसी भी स्पीड पर टॉर्क निकाल लो, स्टार्टिंग पर टॉर्क स्पेसिफाइज कर दिया, मैक्सिमम स्पेसिफाइज कर दिया। मैक्सिमम मिलने की कंडीशन क्या है? R2/x2। और वो मिलेगा कब? जब s की वैल्यू 1 से कम हो। और इसका मतलब अगर मुझे किसी भी मोटर को बनाते समय उसमें मैक्सिमम टॉर्क अचीव करना, तो बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि रोटर की रेजिस्टेंस उसकी रिएक्टेंस से कम होनी चाहिए, अदरवाइज उस मोटर में मैक्सिमम कंडीशन कभी भी आप अचीव नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? अच्छा अगर मैं R2/x2 को बराबर कर दूं, गौर से देखना इसमें आराम से, थोड़ा दिमाग खोल के। अगर मैं यहां पर मोटर बनाते समय R2 और x2 बराबर कर दूं तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क s = कहां मिलेगा? 1। और जब s = 1 कौन सी कंडीशन है? स्टार्टिंग। यानी कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वही मैक्सिमम हो जाएगा। खत्म बात भाई। इसमें s = क्या रखोगे? 1, तो क्या मिलेगा? स्टार्टिंग टॉर्क। लेकिन अगर R2/x2 बराबर है तो s = 1 पे स्टार्टिंग भी मिल जाएगा और वही कंडीशन किसकी हो जाएगी? मैक्सिमम टॉर्क की। देखो जरा, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन के पॉइंट है। इस पे s की वैल्यू रखो या स्पीड की वैल्यू रखो, तो किसी भी पर्टिकुलर स्पीड या पर्टिकुलर s पर तुम टॉर्क निकाल सकते हो। उसमें एक स्टार्टिंग और मैक्सिमम की कंडीशन हमने निकाली, वो कंडीशन किस स्लिप पे या किस स्पीड पे मिलेगी? तो स्लिप 1 रख दो तो स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा, स्लिप R2/x2 रख दो तो मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये और ये बराबर हो जाए। कब? जब s की वैल्यू R2 और x2 रखने पर 1 आ जाए। दैट्स इट। यानी कि मैक्सिमम टॉर्क तुम्हारा स्टार्टिंग भी मिल जाएगा। तो अब मोटर बनाते समय इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई ऐसी मोटर चाहिए जो किसी लोड को उठाने के काम आ रही, तो स्टार्टिंग में ही उठाएगी भाई। नॉर्मली जो घर पे मोटर होती है पहले स्पीड पकड़ती है, जबकि जो लोड उठाने वाली मोटर होती है उनमें शुरुआत में ही हैवी लोड लगा हुआ होता है। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क अगर मुझे R2/x2 बराबर कर दूंगा तो जो मोटर बनेगी 3 फेज वो हैवी लोड उठाने के काम आ जाएगी। और अगर कहीं बीच में मिलेगा तो नॉर्मल मोटर होगी। तो ये ध्यान रखना है। इधर क्लियर? तो ये तीनों टॉर्क पर डिपेंड करके हमारी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पीड टॉर्क या अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉर्क और स्लिप के बीच में कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एट s = 0 या ब्रैकेट में n = ns। और से देखना S0 का मतलब n = ns, यानी कि जब मोटर फुल स्पीड पे दौड़ रही है तो उसके अंदर क्या कोई फोर्स है? नहीं है। क्या कोई टॉर्क है? नहीं है। यानी कि उस समय स्लिप क्या है? 0। और अगर स्लिप 0 है तो देखो जरा गौर से, अगर S0 रख दूं तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? 0। ये हमारे पास 0 T = 0। सो कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ये तो कंफर्म हो गया कि S0 पे T0, तो कर्व कहीं यहां से स्टार्ट होगी। अगर पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। शुरुआत में S क्या होगी? S इज वेरी स्मॉल। शुरुआत में देखो मैक्सिमम वैल्यू तो S की बनी है, तो शुरुआत में 0.01 0.02, यानी कि शुरुआत में अगर मैं देखूं तो स्लिप कैसी होगी? 0.01 के आसपास है और फिर बढ़ेगी। तो S इज वेरी स्मॉल। अगर स्लिप बहुत स्मॉल है तो S² इज नेग्लिजिबल। S इज वेरी स्मॉल देन S² इज नेग्लिजिबल, क्योंकि अगर S छोटी तो इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं इस टॉर्क की इक्वेशन में S को खत्म कर दूं तो क्या? देखो ये कांस्टेंट, तो T इज प्रोपोर्शनल टू S, तो क्या हो जाएगा? देखिए अगर मैं स्लिप S² टर्म हटा दूं तो E2 R2 सब कांस्टेंट है, ये
टर्म गायब हो गया क्योंकि बहुत छोटा है। तो t इज प्रोपोर्शनल टू s। अगर t इज प्रोपोर्शनल टू s तो कर्व क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। यानी कि कर्व ऑरिजिन से स्टार्ट होगी और शुरुआत में कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्लिप बढ़ाने पर टॉर्क बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क। और T becomes T max at S is equal to R2 upon X2। अब एक बात पहले डिस्कस करते हैं। मैं यहां पर पहले लाइन खींच लेता हूं, कर बनाते हैं। S की वैल्यू R2 अपॉन X2। अब देखो R2 की वैल्यू फॉर R2 इज लेस देन X2। मान लो R2 X2 से दो गुना है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सॉरी X2 R2 से दो गुना है, यानी कि R2 1 है, X2 2 है, तो S कहां आएगा 1/2, यानी कि S इज इक्वल टू 0.5 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी लगभग, यानी ठीक। S इज इक्वल टू R2 अपॉन X2। कौन सा पॉइंट है, अच्छे से पढ़ना, मजेदार टॉपिक है ये। अब इस R2 अपॉन X2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 0.5। अगर R2 और X2 बराबर हैं तो ये देखो S1, यानी कि ये जो मैक्सिमम टॉर्क है, ये मैक्सिमम टॉर्क का पॉइंट है, ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है और यहां भी शिफ्ट हो सकता है, डिपेंड करेगा R2 और X2 पे। शुरुआत समझ में आई, शुरुआत में दोनों जीरो। इनिशियली S इज वेरी स्मॉल सो S स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। तो शुरुआत में स्लिप बढ़ाने पर टॉर्क भी बढ़ेगा, किस तरीके से, T इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट लाइन एंड कर्व इज स्ट्रेट लाइन। चलो आगे बढ़, टॉर्क बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, चलो इतनी ही कर बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे भी देखें, आगे बढ़ते चले गए। अब एक पॉइंट के बाद, मैक्सिमम टॉर्क के बाद, अब S की वैल्यू स्मॉल नहीं है, देखो जरा वर्ष, अब S की वैल्यू स्मॉल नहीं है, तो अब आगे बढ़े। S इज नाउ सफिशियंट, S की वैल्यू अब सफिशियंट है। तो यहां पर देखो, अगर S बहुत स्मॉल नहीं है तो ऊपर S और नीचे S स्क्वायर, तो अगर मैं गौर से देखूं तो T इज प्रोपोर्शनल टू 1/S एंड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि इसके आगे की कर्व क्या होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और आगे बढ़ते चले जाए, यहां पर अगर मैं चला गया तो S इज इक्वल टू 1 पे ये टॉर्क हो जाएगा, और ये टॉर्क क्या कहलाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क। और ये क्या कहलाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क। दिस इज योर टॉर्क स्लिप टेस्ट। देखो इसको मिडिल में ले जाके कर लें, और समझ लेना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। इनिशियल स्ट्रेट लाइन, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आगे बढ़ जाएगा। दिस इज योर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। और आगे बढ़ते हैं और कुछ इसमें डिस्कशन करते हैं। ये पॉइंट लिख देने, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, दिस इज योर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, जो मैं बता रहा था उसका मतलब क्या है और स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब क्या है। यानी कि स्लिप अगर 1 है तो जो टॉर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क के बराबर। इसकी वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करेगी, वो तो मैंने नहीं निकालनी, शुरुआत में 0 हो गया। अच्छा, अब जरा गौर से देखो, अगर मैं R2 को बढ़ाऊं तो जो मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा था, पहले R2 था 1, तो मैक्सिमम टॉर्क यहां मिल रहा था। अगर मैं R2 को बढ़ा दूंगा तो इसी कर्व में मैक्सिमम टॉर्क कहां मिलेगा आगे, तो कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगी, और बढ़ा दूं तो कहां मिलेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है। तो अगर मैं गौर से देखूं,
आर, हाई रेजिस्टेंस, और ये लो रेजिस्टेंस। और समझना, ये कर्व बनाना सीख लिया, लेकिन इस कर्व का जो मैक्सिमम, देखो बस ये कर्व बनाना, मैंने एक कर्व बनाई थी वो सीख लिया सबने, लेकिन उस कर्व में जो मैक्सिमम टॉर्क मिलने वाली स्लिप है वो वेरिएबल है। अगर मैं उसी मशीन में R2 बढ़ा दूं तो जो मैक्सिमम टॉर्क पहले यहां मिल रहा था आगे मिलेगा, और R2 बढ़ा दूं तो और आगे मिलेगा। अच्छा, बहुत ज्यादा कर दो, मैंने बताया था, तो कब क्या कंडीशन है R2 की, एट मैक्सिमम R2 और X2 बराबर हो जाएंगे तो फिर मैक्सिमम टॉर्क कहां मिलेगा, तो देखिए इस पॉइंट पर मिलेगा। और अगर R2 इज ग्रेटर देन X2 तो फिर ये टॉर्क कहीं मिलेगा ही, क्योंकि S की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, नॉट अचीव्ड। अच्छा, एक चीज गौर से देखें, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या है, Ke2/2x2, यानी कि ये स्लिप पे डिपेंड नहीं कर रही। तो देखो, तो ये T मैक्स वाला जो लाइन है, किसी पर्टिकुलर मोटर में मैक्सिमम टॉर्क फिक्स होगा, वो कहां मिलेगा इसको हम वेरी कर सकते हैं रोटर की रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके। दिस इज योर इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। ये डायग्राम किसका है, इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान देना, इसके पहले अगर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आती तो केवल एक कर्व बना के आपको एक्सप्लेन कर देना। मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी पर्टिकुलर मोटर में R2 और X2 को वेरी करते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बशर्ते वो वाला पॉइंट जहां पर मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा था वो आगे पीछे फिक्स हो जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ाने पर हाई स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, रेजिस्टेंस घटाने पर लो स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। अब स्लिप को हम टॉर्क स्पीड के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे टॉर्क स्लिप की जगह स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आती तो S इज इक्वल टू N पे N इज इक्वल टू 0, और यहां S इज इक्वल टू 0 पे N इज इक्वल टू NS। तो इस कर्व को उल्टा बना देते तो वो कौन सी कर्व हो जाती, कौन सी कर्व हो जाती, टॉर्क स्पीड। मैं उसको बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसीलिए। चलो थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, टॉपिक खत्म। आपके लिए जो अपने यूट्यूब की तैयारी के लिए तुम लोगों को पढ़ना है उसके लिए कंप्लीट है। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, स्पीड टॉर्क बना के जल्दी से। स्पीड टॉर्क, देखते हैं, यहां पर मैं स्पीड ले लूं और ऊपर की तरफ T ले लूं। चलो, तो जहां पर स्लिप 0 थी यहां पर N0 और यहां पर N इज इक्वल टू NS। ये तुम्हारा हो गया T मैक्स। अगर मैं इसको बनाने की तो स्पीड 0 अगर है तो तुम्हारा टॉर्क क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क से शुरू होगा, जो कर्व आएगी उल्टी, क्लियर। दिस इज योर स्पीड। अब ये क्या है, इसमें एक दो रीजन होती है। कैसे जरा, अगर मैं N इक्वल टू NS लिख रहा हूं तो यहाँ पर स्लिप 0 लिख दूं तो ये वो वाला पॉइंट है, देखो उल्टी बनाई मैंने, तब स्टार्ट हुआ और ये स्टार्टिंग टॉर्क है T स्टार्टिंग, ये वही वाले पॉइंट हो गए, देखो उल्टी बना दी मैंने। तो क्यों बना दी स्पीड, क्योंकि S 0 से स्टार्ट होगा तो N उस समय 0 होगा। अब ये मैं अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर आया इस कर्व से, और ये कर्व हमें बताती है मोटर का चलने का तरीका। देखो कैसे और क्या क्या मोटर में होता है, इस कर्व से मैं एक्सप्लेन करूंगा। सिलेबस में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, केवल इंफॉर्मेशन के लिए समझ लो अच्छे से। देखो गौर से, मोटर को तुमने 3 फेज सप्लाई कनेक्ट की, मोटर तुरंत फुल स्पीड पे दौड़ने लगी, NS, ये देखो पॉइंट। अब टॉर्क अगर NS पे दौड़ रही है तो टॉर्क कितना है, 0, देखो टॉर्क कितना है, 0। अब तुमने मशीन पे लोड लगाया, जैसी मशीन पे लोड लगाया मशीन ने अपनी स्पीड क्या कर ली, कम, और जैसी स्पीड कम हुई, देखो मशीन ने अपनी स्पीड कम की, तुमने लोड लगाया तो क्या अचीव कर लिया, टॉर्क। और स्पीड कम कर ली तो और टॉर्क, और स्पीड कम कर ली तो, और ये क्या है, स्पीड फॉर
मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि ये जो स्पीड है मान लो 1500 है, तो ये क्या है 1450। 1500 से 1450 आते आते क्या मैक्सिमम टॉर्क मिल गया। मैक्सिमम टॉर्क का मतलब वो लोड जो तुम मोटर पे लगा सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि मोटर इतना ही अपने अंदर डेवलप कर सकती है, इससे ज्यादा तो डेवलप कर नहीं सकती। तो जब तक तुम इस लोड के बराबर मोटर पे लोड लगाओगे तब तक मोटर अपनी स्पीड कम करेगी। अगर इस लोड से ज्यादा लगा दिया तो फिर मोटर अपनी स्पीड को कम नहीं करेगी। देखो अब आगे बढ़ जाए तो यहां देखो टॉर्क भी घट रहा है और स्पीड, यानी कि ये रीजन मोटर में पॉसिबल भी नहीं है, इसको बोलते हैं अनस्टेबल रीजन। और ये कौन सा है स्टेबल रीजन, पूछा नहीं जाता लेकिन आपको पता होगा। स्टेबल रीजन और अनस्टेबल रीजन ये मैंने बना दी है, यानी कि मोटर अपनी स्पीड कम करेगी, टॉर्क बढ़ेगा उसके अंदर ताकत आएगी। कब तक, ये मैक्सिमम टॉर्क। इतना टॉर्क तुम मोटर पे मैक्सिमम लगा सकते हो, इससे ज्यादा लगाया तो ये रीजन आएगा ही नहीं, सीधा मोटर यहां आ जाएगी। और उसमें टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टार्टिंग टॉर्क। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क अलग अलग हैं तो मोटर बंद होने के बाद खुद से स्टार्ट नहीं होगी। जैसे गौर से देखना, मिक्सी को भर दो और भरते चले जाओ, ऊपर से लोड लगाते चले जाओ तो स्पीड कम होगी, बंद हो जाएगी मोटर। बंद होने के बाद वो स्टार्ट नहीं होगी, लोड हल्का करो। लोड कितना हल्का कर दो जिससे कि लोड कितना रह जाए टी स्टार्टिंग बना, तो मोटर फिर से ऑन हो जाएगी। तो दिस इज योर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आ जाए तो इसकी जस्ट उल्टी तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक बना देनी है। तो दिस इज योर 3 फेज इंडक्शन मोटर। मैंने यूपी2 का सारा सिलेबस इसमें कवर किया है, इतना पढ़ लोगे तो आराम से इसमें से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इस टॉपिक में अच्छे से डेवलप हो जाएगी। ओके, थैंक यू।